नमस्कार, न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। एलएसी पर तनाव के बीच मोल्डो में एक बार फिर भारत चीन कमांडर लेवल की बैठक जारी है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या चालबाज चीन मानेगा। लद्दाख में राफेल की दहाड़ से ड्रैगन की सेना कांप उठी है। एलएसी से जुड़ी सारी अपडेट देख लेते हैं टॉप 9 यलगार एट एलएसी पर। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए चुशूल में आज कमांडर लेवल के छठे दौर की बैठक हो रही है। बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 5 बिंदुओं पर बनी सहमति को जमीन पर उतारने को लेकर बातचीत और तनाव कम करने को लेकर चर्चा संभव है। बैठक में भारत की तरफ से 12 अधिकारियों की टीम शामिल है। टीम के साथ बैठक में पहली बार भारत की तरफ से 2 लेफ्टिनेंट जनरल नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल मेनन की भूमिका अहम है। वहीं चीन की तरफ से जनरल शी जोंग बैठक का नेतृत्व करेंगे। बॉर्डर पर तनाव घटाने के लिए बातचीत के बीच चीन भीतर घात की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन एलएसी पर छोटा युद्ध शुरू करने की तैयारी में है। चीन बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर सकता है। भारतीय वायुसेना की नई ताकत राफेल लड़ाकू विमानों ने फिर लद्दाख के आसमान में उड़ान भरना शुरू कर दिया है। अंबाला एयरबेस से राफेल लड़ाकू विमानों ने लद्दाख के लिए उड़ान भरी और हालात का जायजा लिया। लद्दाख में भारत की जांबाज सेना ने चालबाज चीन को एक बार फिर हरा दिया है। भारत के शूरवीरों ने 6 नई चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया है। मगर हिल, गुरुंग, रेचिनला की 6 चोटियों पर भारत ने अपना पराक्रम दिखाया है। अब यहाँ भी चीनी सैनिकों की घुसपैठ फेल हो गई है। एलएसी पर चीन को धूल चटाते हुए भारतीय सेना ने अपनी साहसी ऑपरेशन में 20 से ज्यादा रणनीतिक चोटियों पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। भारत की चोटियों पर रणनीतिक बढ़त को देखते हुए चीन घबरा गया है। युद्ध के लिए चीन को अब 10 बार सोचना पड़ेगा। लद्दाख में भारत की बढ़ती ताकत से डरा चीन ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने की रणनीति में जुटा हुआ है। चीन ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर और डेप्सांग इलाके से भारत के संपर्क को काटना चाहता है। एलएसी पर भारत की मजबूत घेराबंदी में चीन बुरी तरह से घिर गया है। ऐसे में चीन श्रीनगर से लेह तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर कब्जा करने के प्लान में जुटा है। दरअसल चीन भारतीय आर्मी की सप्लाई चेन को तबाह करना चाहता है। एलएसी पर जंग के लिए जिनपिंग 50 साल पुराने प्लान पर काम कर रहे हैं। साउथ चाइना सी में ताकत दिखाकर चीन भारत को उलझाने की कोशिश के प्लान में जुटा है। ठीक इसी तरह कोरिया से उलझकर चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। और इस बीच गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा घेरा मजबूत है। जिनपिंग और इमरान का एक और कुटिल प्लान सामने आया है। चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी 9 बड़ी खबरें अब देख लेते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने कहा कि सीमा सुरक्षा मजबूत बनाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करना लक्ष्य है। एलओसी पर सीमा रक्षक बलों की बड़े स्तर पर तैनाती की गई है। बॉर्डर पर पैनी नजर रखी जा रही है। चीन एक तरफ बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ अटैक की तैयारी भी कर रहा है। चीन बॉर्डर के जरिए लगातार अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश में जुटा है। पीएलए बॉर्डर पर तेजी से बॉर्डर करने में जुटी हुई है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान ने जंग की बड़ी तैयारी कर ली है। जिनपिंग और इमरान ने 2 फ्रंट वॉर का प्लान बनाया है। पाकिस्तान ने एसएसजी के कमांडो सियाचिन भेजे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना ने 111 इन्फेंट्री ब्रिगेड को भी तैनात किया है। पाकिस्तान खुलकर पूरी तरह चीन के साथ आ गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के बैकअप के लिए एलएसी पर 20,000 सैनिक तैनात किए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने सियाचिन में 323 ब्रिगेड की 7 यूनिट तैनात की है। आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोहरा रवैया सामने आया है। पाकिस्तान भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ वाधवा सिंह, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी रियाज भटकल समेत 21 आतंकियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत में जासूसी नेटवर्क में अपनी भूमिका से इनकार किया है। ग्लोबल टाइम्स के प्रधान संपादक हू शिजिन ने कहा कि जासूसी केस में ग्लोबल टाइम्स को जोड़ना गलत है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने उइगर मुसलमानों को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर निशाना साधा है। पोम्पियो ने ट्वीट कर कहा कि चीन में लाखों मुसलमानों को कैंप में कैद रखकर मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। चीन के लिंशिया में मस्जिदों की गुंबदों को ढहाया जा रहा है। लिंशिया में हर मस्जिद के गुंबद को तोड़ा जा रहा है। उनकी जगह ऐसे ढांचे लगाए जा रहे हैं जो सरकार के मुताबिक चीनी है। छोटी मस्जिदों को भी टारगेट किया जा रहा है। मालदीव में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को देखते हुए अब भारत ने मालदीव सरकार को राहत वाला कर्ज दिया है। भारत ने मालदीव को $25 करोड़ का कर्ज दिया है। राष्ट्रपति इब्राहिम सोली ने मदद के लिए भारत को शुक्रिया कहा है। और डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश में एक महिला गिरफ्तार। अमेरिका ने क्यों यूरोप से अपने परमाणु हथियार हटाने से किया इनकार। बहरीन में आतंकी हमला कैसे हुआ नाकाम। वैश्विक स्तर पर युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी
बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जहरीले रेसिन वाला लिफाफा भेजने के संदेह में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला को न्यूयॉर्क कनाडा सीमा पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की पुष्टि 3 कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने की है। ताइवान की सीमा में लगातार 2 दिन से चीनी फाइटर प्लेन की घुसपैठ का वीडियो सामने आया है। जिस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री कीथ क्रॉच ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई को श्रद्धांजलि दे रहे थे, उसी वक्त चीन ने ये फाइटर जेट उड़ाए। बहरीन में बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया गया। ईरान समर्थक आतंकियों ने बहरीन में राजनयिकों और विदेशियों को निशाना बनाने की ये साजिश रची थी। मामले में 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यूएस नेवी को निशाना बनाने का प्लान था। अमेरिका यूरोप से अपने परमाणु हथियार नहीं हटाएगा। अमेरिका ने यूरोप में अहम ठिकानों पर 150 से ज्यादा परमाणु बम तैनात कर रखा है। रूस से खतरे को देखते हुए अमेरिका यूरोप में अपनी मौजूदगी को साबित करना चाहता है। एक अमेरिकी शीर्ष अधिकारी ने दावा किया है कि ईरान इस साल के आखिर तक परमाणु हथियार बना सकता है, जिसके बाद अमेरिका ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े 2 दर्जन से ज्यादा संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। ईरान ने 2 टूक कहा है कि उसे यूरोपीय हथियारों की कोई जरूरत नहीं है। वो रूस और चीन से हथियारों की खरीद कर अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। रूस के कवाकाज 2020 सैन्य अभ्यास में पाकिस्तान के साथ ईरान भी शामिल होगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना देश में एक समानांतर सरकार चला रही है। सेना की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख को दाग लगा है। चीन से बढ़ती तल्खी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से बात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने के साथ ही एशिया पैसिफिक रीजन के ताज़ा हालात पर भी चर्चा हुई। चीन के 2 सबसे धुर विरोधी अब एकजुट हो रहे हैं। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग को अपना करीबी दोस्त बताते हुए उनके निधन पर शोक जताया है। और राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने 8 सांसदों को निलंबित किया। किसने कहा महिलाओं का शोषण रोकने के लिए कानून बने? और क्या है देश में कोरोना का हाल? देश की सबसे बड़ी खबरें आप देख लेते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। राज्यसभा में आज विपक्षी सांसदों के हंगामे का मुद्दा उठा। सभापति ने हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की है। हंगामा करने वाले विपक्षी दलों के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने वाले सांसदों में डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, नजीर हुसैन, के गणेश, ए करीम, राजीव साटव, डोला सेन है। कल की घटना पर सभापति ने कहा कि ये राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन था। बॉलीवुड में शोषण के खिलाफ सियासी आवाज बुलंद हो रही है। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली संसद में गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठ गई। रूपा गांगुली ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल का खुलासा होने के बाद एनसीबी की टीम एक बार फिर सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और जया शाह से आज पूछताछ करने वाली है। इससे पहले एनसीबी ने बीते बुधवार को श्रुति और जया को पूछताछ के लिए बुलाया था। महाराष्ट्र के भिवंडी में धामनकर नाका के पास पटेल कंपाउंड इलाके में 3 मंजिला इमारत ढह गई। इस घटना में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है, वहीं 20 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिनमें 1,135 लोगों की मौत हुई। इनको मिलाकर कोरोना मरीजों की संख्या 55 लाख के करीब पहुंच गई है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 87,909 लोग दम तोड़ चुके हैं। असम में घुसपैठियों को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि असम में जांच के बाद 86,000 से अधिक लोग विदेशी घोषित हुए हैं। वहीं राज्य में 83,000 से अधिक मामले संदिग्ध वोटर्स के सामने आए हैं। केंद्र ने डिटेंशन सेंटर और उसमें डिटेन लोगों के बारे में जानकारी उपलब्ध न होने की बात कही। सरकार ने बताया कि राज्य सरकारों की ओर से घुसपैठियों के लिए बनाए गए डिटेंशन सेंटर का ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता। भारतीय नागरिकता पाने वालों में सबसे टॉप पर पाकिस्तानी है। पिछले साल सबसे ज्यादा 809 पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पिछले 5 साल में 56 देशों के 18,855 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है, जिसमें 15,000 बांग्लादेशी, 2,668 पाकिस्तानी, 665 अफगानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता मिली है। यूएई के अबू धाबी में खेले गए आईपीएल के 13वें सीजन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स 11 पंजाब को सुपर ओवर में हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 157 रन बनाए थे। किंग्स 11 पंजाब ने रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। कर्नाटक के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार। यूपी में आज से नहीं खुलेंगे स्कूल और क्यों आजमगढ़ में ग्रामीणों ने एक युवक को पीटा। राज्य से जुड़ी सभी अहम खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 राज्य में।
कर्नाटक के चिकमंगलुरु में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही में खासी दिक्कत हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने के फैसले को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज खोलने की बात कही गई है। सरकार ने BIOS प्रधानाचार्य और प्रबंधकों से स्कूल खोलने के लिए इंतजाम का ब्यौरा मांगा है, जिसके बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से शुरू करने के लिए SOP जारी करने के लिए कहा जा रहा है, जो कल से शुरू होगी। कोरोना के चलते अब तक स्कूल बंद है। हालांकि अब तक ये नहीं बताया गया है कि स्कूल कब तक खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोजगार को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। इसी सिलसिले में 5 कालिदास मार्ग में मुख्यमंत्री आवास पर सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ बैठक होगी और अलग अलग विभागों में खाली पदों को लेकर समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री को सुझाव मिलने लगे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को जमीन के लिए सुझाव दिया है। उन्होंने सरकार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जमीन देने का प्रस्ताव रखा है। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद मशहूर फिल्मकार मधुर भंडारकर अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने सिद्धपीठ हनुमान गढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने पवित्र सरयू नदी में डुबकी भी लगाई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में ग्रामीणों द्वारा एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक पर सोशल मीडिया पर एक लड़की ने अश्लील वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि लड़की से युवक की मुलाकात सोशल मीडिया पर ही हुई थी। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने नेपाल से लाई गई चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में चरस बरामद की गई। आपको बता दें कि दोनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। घटना के बाद मायानगरी में चल रहे ड्रग्स के कनेक्शन को नेपाल से जोड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में देसी बम का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। दमोदरचक गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 98 देसी बम बरामद किए हैं। 17 सितंबर को बम फटने से 2 लोगों की मौत हुई है, जिसकी जांच के दौरान पुलिस को गांव में बम का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।